अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम कंप्यूटर साइंस आईसीएस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और ये यूनिट 1 हमने स्टार्ट किया था, उसका पहले हमने लेक्चर नंबर 1 किया था। उसमें हमने देखा था कि यूज़ेबिलिटी जो है उसके की एस्पेक्ट्स और प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कॉमन यूज़ेबिलिटी इश्यूज़ कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम उन इश्यूज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग। यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग जो है बेसिकली क्या होती है, हम इवेलुएट करते हैं कि लेट से आपने यूज़ेबिलिटी जो है वो तो ऐड कर दी, लेकिन अब आपने चेक करना है कि वो यूज़ेबिलिटी के जो फ़ीचर आपने ऐड किए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, यानी कि क्या यूज़र को उसका कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली हैं, ईज़ी टू यूज़ हैं या इफ़ेक्टिव हैं और यूज़र अपनी टास्क ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकता है, तो फिर हम कहेंगे कि आपका जो है वो यूज़ेबिलिटी जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो कितनी इफ़ेक्टिव है ये बेसिकली हम चेक करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो हमारे पास मॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग है, फिर अनमॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग है, इसी तरह से क्वालिटेटिव यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग है, क्वांटिटेटिव यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग है, रिमोट यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग है और आखिर में ए बी टेस्टिंग है। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है। मॉडरेटर हम कहते हैं कि इसमें बेसिकली फ़िज़िकली एक पर्सन होता है जो कि किसी लैब के अंदर या किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जो जिन यूज़र्स को बेसिकली हम कोई भी डिवाइस देते हैं या सॉफ्टवेयर उनको यूज़ करने के लिए कहते हैं, तो वो जो पर्सन है वो उनको हेल्प करता है, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने में, चीज़ें समझाने में। अगर कोई नए इश्यूज़ आते हैं तो वो क्लियर कर, उसको हम फैसिलिटेटर कहते हैं या मॉडरेटर कहते हैं। तो मॉडरेटर की मौजूदगी में जो हम यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं उसको हम मॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग का कहते हैं बेसिकली। इसमें जो मॉडरेटर है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और वो आपके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करेगा। रियल टाइम का मतलब ये है कि लाइव ऑब्ज़र्व करेगा। आप जिस टाइम को टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो आपके बिहेवियर को चेक कर रहा होगा, ये चेक करने के लिए कि आप कितने इफेक्टिवली टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है वो यूज़र्स के साथ इंटरेक्ट भी करेगा। अगर कोई इंस्ट्रक्शन उन्हें समझ नहीं आ रही तो वो उनको क्लैरिफाई करेगा, उनको समझाएगा ताकि वो इजीली टास्क को परफॉर्म कर सकें। इसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि एक कंपनी है जो कि एक सॉफ्टवेयर उसने नया डेवलप किया है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप की है। तो वो पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करते हैं किसी लैब एनवायरनमेंट के अंदर। अब लैब एनवायरनमेंट में वह अपना एक मॉडरेटर वहाँ पे असाइन कर देते हैं, ठीक है। और वो मॉडरेटर जो है कुछ टास्क्स परफॉर्म करने के लिए उस ऐप के अंदर यूज़र से कहता है। तो मॉडरेटर फिर ऑब्ज़र्व करता है कि यूज़र्स ने किस तरह से और कितनी आसानी के साथ या कितनी डिफ़िकल्टी के साथ उन टास्क को परफॉर्म किया है। इसके बाद फिर हमारे पास आती है अनमॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग। अनमॉडरेटेड यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग में यह है कि इसमें मॉडरेटर मौजूद नहीं होता। तो मॉडरेटर की गैर मौजूदगी के अंदर जो है हम यूज़र्स को बेसिकली वो टास्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और यूज़र्स जो हैं वो अपने ओन पे अपने डिवाइस या अपने सॉफ्टवेयर से जो है वो टास्क को परफॉर्म करेंगे और हम चेक कर लेंगे, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए और अब यहाँ पे जी यूज़र्स कंप्लीट टास्क विदाउट अ मॉडरेटर, तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें मॉडरेटर की हमें ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, ये रिमोटली भी टास्क जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर जो है ना रिमोटली हम जो है वो यूज़र की नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि यूज़र जो है वो जहाँ पे बैठ के उस सिस्टम को यूज़ करता है तो वहीं पे अपने घर पे ऑफिस में वो बैठ के उस सिस्टम को यूज़ करेगा और हम जो है वो रिमोटली यानी कि ऑनलाइन जो है वो उसको चेक कर रहे होंगे। फिर इसमें सेशंस होंगे, सेशंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ताकि बाद में उसका एनालिसिस किया जा सके। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि आपके पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है, और आप चेक करना चाहते हैं कि यूज़र्स जो हैं वो कितनी आसानी के साथ उस वेबसाइट से परचेजिंग कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि यूज़र्स को वो टास्क जो है वो सेंड करेगी, ठीक है, और फिर यूज़र इंटरेक्शंस को चेक करेगी और रिकॉर्ड करेगी और उससे पता लग जाएगा कि यूज़र जो है वो कहाँ पे जाके डिफ़िकल्टी फेस करता है या कौन कौन सी टास्क जो है वो उनके लिए डिफ़िकल्ट है, ताकि उन चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सके।
तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है क्वालिटेटिव यूजेबिलिटी टेस्टिंग। क्वालिटेटिव यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर बेसिकली हम यूज़र का एक्सपीरियंस चेक करते हैं कि उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस है या नेगेटिव एक्सपीरियंस है। इसी तरह से उसके थॉट्स एंड फीलिंग वाइल इंटरेक्टिंग द सिस्टम। अच्छा, फीलिंग में आ जाता है कि क्या यूज़र फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसकी फ्रस्ट्रेटेड मतलब है कि फीलिंग्स होती हैं, या बड़ी जो है वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर है कि वो उसको ये कह लेंगे उस ऐप को, उस हार्डवेयर को यूज़ करता है और बड़ा प्लेजेंट फील करता है। तो बेसिकली फीलिंग भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं। थॉट्स उसकी क्या हैं, यानी कि ऐप के बारे में वो क्या सोचता है, क्या कमेंट्स हैं उसके। इसमें हम जो है वो यूज़र का जो बिहेवियर है उसके ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट दे फाइंड चैलेंजिंग, कौन सी चीज़ें उन्हें उसमें डिफ़िकल्ट फेस करनी पड़ती हैं, ताकि बाद में हम उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि एक मोबाइल ऐप है। अ मोबाइल ऐप डेवलपर इंटरव्यूज यूज़र्स आफ्टर दे यूज़ ऐप। मोबाइल ऐप को यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप को यूज़ करने के बाद उनका फीडबैक लिया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई ऐप यूज़ करते हैं तो वो कहते हैं जी फीडबैक दे दें, 5 स्टार्स दे दें, या आप जहाँ पे कोई कमेंट जाके दे देते हैं। कोई फीचर आपको अच्छा लगता है तो आप जो है वो पॉजिटिव कमेंट देते हैं, और अगर कोई उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है या आपको पसंद नहीं आती तो आप एक नेगेटिव कमेंट या कुछ सजेशन वहाँ पे दे देते हैं। तो यूज़र आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें यूज़र अपनी मर्जी से कोई भी आंसर दे सकता है। क्लोज एंडेड होते हैं जैसे एमसीक्यूज होते हैं, उसमें फिक्स्ड ऑप्शंस होती हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी होती है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो कमेंट्स में भी यूज़र अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकता है। अबाउट देयर एक्सपीरियंस लाइक व्हाट दे लाइक और डिसलाइक एंड चैलेंजेस फेस्ड। फिर उनसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद आई, कौन सी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई, और उनके लाइक डिसलाइक्स के बारे में चेक किया जाएगा, और इसके अलावा कौन सी चीज़ें उन्हें डिफ़िकल्ट लगी। तो ये सारा का सारा एनालिसिस जो है ये क्वालिटेटिव यूजेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर आएगा। फिर चौथे नंबर पे हमारे पास है क्वांटिटेटिव यूजेबिलिटी टेस्टिंग। ये क्या होती है जी? इसमें न्यूमेरिकल डेटा हम कलेक्ट करते हैं। हम जो है वो बेसिकली यूजेबिलिटी के जो है डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको हम क्वांटिटेटिवली मेजर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेजर करते हैं कि यूज़र्स ने उस टास्क को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट किया, एरर रेट्स क्या थे, फॉर एग्ज़ाम्पल कितने यूज़र्स ने कितने एरर्स किए, सबसे ज़्यादा कितने एरर्स हुए, सबसे कम कितने एरर्स हुए, तो उसकी एक एवरेज आप निकाल लेते हैं। सक्सेस रेट, कितने यूज़र्स ने सक्सेसफुली जो है टास्क को कंप्लीट किया, कितनों ने उसको आधे में छोड़ दिया, कितनों ने इनकम्प्लीट किया। इस तरह की इंफॉर्मेशन आप जो है वो स्टैटिस्टिकली इस तरह की इंफॉर्मेशन आप अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं। यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ अ सिस्टम और डिवाइस। मसलन आप किसी भी सिस्टम के, सॉफ्टवेयर के या फिर डिवाइस के कोई वर्जन्स बनाते हैं। ठीक है, पहला वर्जन बनाया, दूसरा वर्जन बनाया, तो डिफरेंट वर्जन्स में क्या कौन कौन सी इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं, तो हर वर्जन के बारे में आपके पास अलग से इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसकी एग्जांपल है कि वेबसाइट है, उसके डिफरेंट वर्जन हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट टू वर्जन ऑफ वेबसाइट्स नेविगेशन मेन्यू। जैसे फेसबुक में हमने पढ़ा था कि ए बी टेस्टिंग होती है, तो आप क्या करते हैं कि आप दो वर्जन्स बना लेते हैं एक वेबसाइट के नेविगेशन मेन्यू के, यानी कि जो मेन्यू है उसका, जिसमें आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जा सकते हैं, उसको नेविगेशन मेन्यू कहते हैं। तो आपने दो तरह के मेन्यूज बना लिए। कलेक्ट डेटा हाउ लॉन्ग इट टेक्स बाय यूजर्स टू कंप्लीट अ टास्क। फिर आप चेक करेंगे कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक मेन्यू को यूज़ करते हुए यूज़र जो है वो कितनी देर के अंदर टास्क परफॉर्म करते हैं, और दूसरे मेन्यू को यूज़ करते हुए उन्होंने टास्क कितनी देर के अंदर परफॉर्म की। तो उससे आपको मेन्यूज़ की एफिशिएंसी जो है वो पता लग जाएगी। उसके बाद फिर एक और चीज़ आप चेक करते हैं, हाउ ऑफन दे मेक एरर्स, कि वो यूज़र्स जो हैं वो कितने कितने फ्रिक्वेंटली एरर्स करते हैं। यानी कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं, नेविगेशन मेन्यू पे जाते हैं, कोई ऐसा मेन्यू तो नहीं है कि जो बार बार उन्हें ढूंढना पड़ता है और उन्हें मुश्किल से जो है ना उसमें फाइंड करना पड़ता है। नॉर्मली ये होता है कि आप एक मेन्यू पे जाते हैं, उसमें आगे फिर ऑप्शन होती है, उसका सब मेन्यू ओपन हो जाता है, फिर सब मेन्यू। जो रिकमेंडेड वे है वो ये है कि कम से कम 3 स्टेप से ज़्यादा मेन्यूज़ की ऑप्शन सब मेन्यूज़ नहीं होने चाहिए।
ठीक है, वो फिर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। उसके बाद है कि डेटा को आप एनालाइज़ करेंगे और चेक करेंगे कि उन दोनों में से कौन-सा मेन्यू ज़्यादा एफ़िशिएंट है या यूज़र फ्रेंडली है, उसको फिर आप अडॉप्ट कर लें। उसके बाद फिर हमारे पास रिमोट यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग आ जाती है। रिमोट यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को या डिवाइस को चेक करते हैं और यूज़र जो है वो अपनी लोकेशन से जो है वो उसको टेस्ट करेगा। मॉडरेटेड भी हो सकती है, अनमॉडरेटेड भी हो सकती है, ठीक है? आप इसमें मॉडरेटर प्रोवाइड कर सकते हैं या अनमॉडरेटेड भी कर सकते हैं। ये बेसिकली वाइड ऑडियंस को मतलब है कि वाइड ऑडियंस से अगर आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, लार्ज पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम जो है वो ये रिमोट यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो गूगल या ये ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं और ये अगर कोई नया फीचर टेस्ट करना चाहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर उनके यूज़र्स हैं, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बिहेवियर चेक करना चाहते हैं कि लोग उस फीचर से कितना कंफर्टेबल है। तो यूज़र्स जो हैं वो अपने सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और फिर वो स्क्रीन शेयरिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो उनके बिहेवियर को रिकॉर्ड कर लेंगे या चेक कर लेंगे कि यूज़र कितना कंफर्टेबल है इन फीचर्स के साथ। आखिर में हमारे पास नंबर 6 है जी ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग इसको स्प्लिट टेस्टिंग कहते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ी थी। इसमें होता ही है कि आप किसी भी फीचर के 2 वर्जन्स बना लेते हैं, उसको ए बी वर्जन कहते हैं। तो कंपेयर 2 वर्जन ऑफ सिस्टम टू फाइंड व्हिच वन इज़ बेटर। जैसे आपके पास यूट्यूब है, आप यूट्यूब की एक वीडियो अपलोड करते हैं, आप उसमें 2 थंबनेल्स लगा लेते हैं। लेट्स से एक थंबनेल के ऊपर आपको जो है ना वो उसमें ऑडियंस का जो क्लिक रेट है वो ज़्यादा मिलता है और दूसरे पे कम मिलता है, तो इसका मतलब है कि जिस पे क्लिक रेट ज़्यादा आपको मिल रहा है वो ज़्यादा बेहतर आपका जो है ना थंबनेल है। तो इसलिए आप जो है वो इस तरह से अच्छा फेसबुक जो है वो इसको यूज़ करता है। फेसबुक के अंदर भी ये होता है कि 2 फीचर्स जो है वो अगर वो कोई वेब साइट अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई नया फीचर इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उसके 2 वर्जन्स बनाते हैं। कुछ यूज़र्स को वो पहला वर्जन दिखाएँगे, कुछ को दूसरा दिखाएँगे। उनसे उन्हें आइडिया हो जाएगा कि यूज़र जो है वो किस वर्जन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो फिर उसको वो अप्लाई कर देंगे। तो वेब डिज़ाइन के अंदर और ऑनलाइन सर्विसेज़ के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक ऑनलाइन रिटेलर है, तो वो टेस्ट करना चाहता है कि उसने एक न्यू होम पेज बनाया और वो चेक करना चाहता है कि कौन-सा जो होम पेज है उससे उसकी सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएँगी। तो उसने 2 वर्जन्स क्रिएट कर लिए। तो रैंडमली कुछ यूज़र्स को एक वर्जन शो होगा, कुछ यूज़र्स को दूसरा वर्जन शो होगा। फिर दोनों वर्जन्स के फिर वो जो सेल्स है उसके मैट्रिक्स चेक किए जाएँगे, यानी कि कौन-सा वर्जन जो है वो ज़्यादा सेल जनरेट कर रहा है। तो फिर वो जो है वो बेसिकली इसका मतलब है कि जिससे सेल ज़्यादा जनरेट हो रही है वो बेटर वर्जन होगा, वो उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। इसको हम ए/बी टेस्टिंग कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन यूज़ेबिलिटी इश्यूज़ एंड हाउ टू अवॉइड देम। कॉमन यूज़ेबिलिटी इश्यूज़ कौन-कौन से हैं कि जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं या हार्डवेयर बना रहे होते हैं, तो अनजाने तौर के ऊपर जो है ना हमसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। अपनी तरफ से तो हम सही बना रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कुछ उसके अंदर मिस्टेक्स हो जाती हैं या सम टाइम हम कम्प्लेक्सिटी को ऐड कर देते हैं या इस तरह की छोटी-मोटी हम गलतियाँ करते हैं। तो वो बेसिकली यूज़ेबिलिटी इश्यूज़ कौन-कौन से हैं? तो इम्पैक्ट द इफेक्टिवनेस एंड यूज़र सेटिस्फेक्शन ऑफ अ सिस्टम। अब यूज़ेबिलिटी इश्यूज से क्या होता है कि यूज़र की सेटिस्फेक्शन के ऊपर फ़र्क पड़ता है, यानी कि यूज़र आपका डिससेटिस्फाइड हो जाएगा और उसकी इफ़ेक्टिवनेस पे फ़र्क पड़ेगा। लोग इफ़ेक्टिवली जो है वो उस ऐप को, सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो वो आपकी फिर डिवाइस या सॉफ्टवेयर को यूज़ करना छोड़ देंगे। इससे होगा क्या, एक तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, दूसरे नंबर पे लोग जो है वो ज़्यादा एरर्स करेंगे और इसके अलावा जो है सम टाइम लोग जो आपकी प्रोडक्ट को छोड़ भी जाएँगे। अब इसमें जो 4 कॉमन यूज़ेबिलिटी इश्यूज़ हैं, एक है कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस हम बना देते हैं, फिर इनकंसिस्टेंट नेविगेशन है, पुअर एरर मैसेजेस हैं, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी है। वन बाय वन इनको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस। कॉम्प्लेक्स इंटरफेसेस क्या होता है जी कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, हार्डवेयर बना दिया, उसके ऊपर आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डाल दी कि वो
इंटरफेस आपकी कम्प्लेक्स होगी। इंटरफेस क्या होती है? एक होती है जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसमें आपके पास ग्राफिक्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, ऑडियो वीडियो इस तरह की चीज़ें होती हैं, टेक्स्ट भी होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। ठीक है। फिर एक होती थी कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें डॉस होती थी ब्लैक कलर का, वो एक स्क्रीन अपीयर होती थी, फिर उसके अंदर आप कमांड्स एंटर करते थे। उसको कमांड ड्रिवन इंटरफेस भी कहा जा सकता है या कमांड लाइन इंटरफेस भी कहा जाता है। ठीक है। तो आप बेसिकली क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ऊपर डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड लेआउट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा डिफ़िकल्ट इंटरफेसेस एंड यूज़र मेक मिस्टेक्स। अच्छा, अगर इंटरफेस डिफ़िकल्ट होगी तो ज़ाहिर बात है यूज़र को समझ नहीं आएगा, तो वो मिस्टेक्स ज़्यादा करेगा। अच्छा, यूज़र टेक मोर टाइम टू कंप्लीट अ टास्क और फील फ्रस्ट्रेटेड। जी, अगर कम्प्लेक्स इंटरफेस होगी तो पहला प्रॉब्लम क्या आएगा कि यूज़र टास्क को परफॉर्म करने में टाइम ज़्यादा लगाएगा, और दूसरे नंबर पे ये है कि वो बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। कुछ ऐसे यूज़र्स होंगे, नॉन टेक्निकल यूज़र्स होंगे, उनके लिए मुश्किल होगी और वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और हो सकता है कि वो आपकी ऐप यूज़ करना छोड़ दें। अब इसका सलूशन क्या है? इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कि फोकस ऑन सिम्प्लिसिटी। आप अपनी प्रोडक्ट को, यानी कि हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को तो सिंपल रखें। फिर सिंप्लीफाई द इंटरफेस बाय फोकसिंग ऑन कोर फंक्शन, जो इसके बेसिक फीचर्स हैं वो आप सामने शो कर दें, जो वो फ्रीक्वेंटली यूज़ करेगा, ज़्यादा यूज़ करेगा। ठीक है। बाकी उसने कहा जी रिमूव अननेसेसरी फीचर्स, जो अननेसेसरी फीचर्स हैं या तो आप उनको हाइड कर दें, और अगर वो आप समझते हैं कि यूज़र शायद यूज़ ही ना करे कभी, तो आप उनको ख़त्म भी कर सकते हैं। हाईलाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क जो हैं वो आप हाईलाइट कर दें, वो आप उसके ये कह लें कि जो ही उसकी होम स्क्रीन ओपन हो तो उसके फ्रंट एंड पे ही उसको शो ऑफ करा दें, जो वो जैसे आप इजी पैसा के अंदर देखते हैं। इजी पैसा के अंदर जो मोस्ट फ्रीक्वेंट टास्क हैं वो आप अपने फेवरेट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आप बड़ी आसानी से उनको एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद कम्प्लेक्स इंटरफेसेस के अंदर एक और एग्जांपल है हमारे पास मोबाइल बैंकिंग ऐप की। अब इनिशियली जो है वो उसने कहा जी कि डजन्स ऑफ फीचर्स क्रैम्ड आर क्राउडेड इनटू अ सिंगल स्क्रीन। अच्छा, अब जैसे पेपैल है, पेपैल ने शुरू में जो ऐप बनाई वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जो है अपनी ऐप को सिंप्लीफाई किया, और एक टाइम आया कि उनकी ऐप जो है वो बिल्कुल सिंपल होगी, तो लोगों ने जो है वो आसानी से उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। तो शुरू में ये होता है कि अगर आप आपके पास लेट्स से मोबाइल बैंकिंग ऐप है, तो शुरू में आपने फीचर्स बहुत ज़्यादा डाल दिया है, लेकिन ऐसा-ऐसा आप उसके एडवांस फीचर्स को हाइड करना शुरू कर दें, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो यूज़र होते हैं नॉन टेक्निकल यूज़र्स होते हैं, तो आप बेसिक फंक्शंस को हाइलाइट करें और जो अननेसेसरी फंक्शंस हैं उनको आप हाइड कर दें। ये जो एडवांस फीचर्स हैं जो टेक्निकल यूज़र्स के लिए हैं उनको आप हाइड कर दें। इनकंसिस्टेंट नेविगेशन क्या होती है? ये हमने एक प्रॉब्लम पढ़ी थी कि इनकंसिस्टेंट नेविगेशन ये होती है कि नेविगेशन स्ट्रक्चर है या एलिमेंट्स जो हैं वो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के अंदर चेंज हो जाते हैं। मसलन एक वेब पेज पे जाएँ तो आपने होम कॉन्टैक्ट अस का लेट्स से कि आपने बटन रखा हुआ है, टॉप पे रखा हुआ है। दूसरे वेब पेज पे जाएँ तो वो कॉन्टैक्ट अस का बटन जो है वो आप नीचे जाके उसको रख देते हैं। तो इस तरह से जब आप इस तरह का उल्टा-सीधा काम करेंगे कि किसी वेब पेज पे वो बटन किसी और जगह है, अगले वेब पेज पे जाएँ तो वो किसी और जगह है, तो यूज़र जो है वो इन चीज़ों को ढूँढता ही रहेगा। तो इस तरह के इंटरफ़ेस को इनकंसिस्टेंट नेविगेशन बेसिकली हम कहते हैं। ठीक है। इट कन्फ्यूज़es यूज़र्स, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द यूज़र टू प्रेडिक्ट हाउ टू फाइंड इन्फॉर्मेशन। अब ज़ाहिर बात है कि उसने कोई ऑप्शन ढूँढनी है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उस ऑप्शन को ढूँढने में, तो उसको उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, इसमें सॉल्यूशन इसका क्या है? प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? आप इंश्योर करें कि आपके जो नेविगेशन मेन्यूज़ हैं, बटन्स हैं और बाकी जो इंटरफ़ेस एलिमेंट्स हैं, वो कंसिस्टेंट हों थ्रू आउट द सिस्टम। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है तो हर वेब पेज के ऊपर वो उसी जगह पे शो हों जहाँ पे एक वेब पेज के ऊपर वो शो हो रहे हैं। इसकी एग्जांपल वही कॉन्टैक्ट अस बटन की आ जाती है कि आप जो है वो कॉन्टैक्ट अस बटन एक वेब पेज पे आपने किसी और जगह पे लगा दिया और दूसरी जगह पे आपने किसी और जगह पे दे दिया। तो इस तरह की जो ऑप्शंस होती हैं वो आपकी इनकंसिस्टेंट नेविगेशन के अंदर आती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है पुअर एरर मैसेजेस। पुअर एरर मैसेजेस क्या होते हैं कि अनक्लियर होते हैं। ठीक है, और एक्सेसिवली टेक्निकल होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज उसमें यूज़ की होती है, और आपको कोई गाइड नहीं करते, कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। यूज़र्स जो है वो उससे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं।
अब इसका सलूशन क्या है कि आप जो मैसेज लिखें, एरर मैसेज, वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए, और वो यूज़र को गाइड करे। पहले नंबर पे तो जो आपका एरर हुआ है तो वो एरर के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, ये एरर क्यों आया है, और फिर उस एरर को करेक्ट कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी उसको गाइडलाइन देनी चाहिए। वो आपका एक प्रॉपर एरर मैसेज कहलाएगा। अदरवाइज़ जो है वो पुअर एरर मैसेजेस जो हैं वो आपके ऐप के अंदर या डिवाइस के अंदर आ सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे आपने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया एरर 150 इनवैलिड इनपुट। तो अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया और लेट्स से आपने वहाँ पे डेट जो है वो गलत एंटर की है, तो इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा, उसको क्या पता कि एरर 150 क्या चीज़ है। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप उसमें वहाँ पे लिख दें प्लीज़ एंटर डेट इन द फॉर्मेट MMDD YY तो इस तरह से आप एक प्रॉपर मैसेज शो करें, उसे कहें जी डेट आपने गलत एंटर की है, इस फॉर्मेट के अंदर आप जो है वो डेट एंटर कर दें। लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ये भी एक इशू है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि डिसेबल पर्सनस के लिए उसमें फ़ीचर ऐड नहीं करते। तो सिस्टम या डिवाइस जो आप डिज़ाइन करें तो वो डिसेबल पीपल भी यूज़ कर सकें। विजुअली इम्पेयर्ड, जो लोग देख नहीं सकते, हियरिंग इम्पेयर्ड, जो सुन नहीं सकते, मोटर डिसेबिलिटी, कोई ऐसा बंदा है जिसके हाथ पाँव जो है वो सही तरह से काम नहीं करते या उसमें कोई इशू है, प्रॉब्लम है, कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ इस तरह के मसाइल होते हैं, या हाथ पाँव या फिज़िकल कोई डिसेबिलिटी होती है, तो वो लोग भी आपके सिस्टम को यूज़ कर सकें। अब उसका सलूशन क्या है? मुख्तलिफ़ तरह के यूज़र्स के लिए, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है ब्लाइंड है तो उसके लिए आपके पास फ़ीचर होना चाहिए, जो बंदा सुन नहीं सकता उसके लिए फ़ीचर होना चाहिए, जिसकी मोटर डिसेबिलिटी है या जो जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके लिए भी उसमें फ़ीचर्स होने चाहिए। मसलन आप स्क्रीन रीडर को ऐड कर सकते हैं, कीबोर्ड नेविगेशन जो है अ, वो आप ऐड कर सकते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेजेस। ऑल्ट टेक्स्ट फॉर इमेजेस क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो देख नहीं सकता, तो वेबसाइट के ऊपर जो है लेट्स से फैसल मास्क की पिक्चर है, तो आप फैसल मास्क की पिक्चर के नीचे आप ये करें कि उस इमेज की डिस्क्रिप्शन दे दें कि ये फैसल मास्क है। अब एक बंदा देख नहीं सकता तो उसका जो स्क्रीन रीडर है जब रीड करेगा तो उस इमेज की डिस्क्रिप्शन को पढ़ेगा, तो उसको पता लग जाएगा कि ये कौन कौन से इमेजेस इस पेज के ऊपर है। ठीक है, और इसी तरह आप जो है ना टेक्स्ट का जो साइज़ है वो एडजस्ट करें कि बंदा है चले वो बहुत छोटा टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता, तो जूमिंग की ऑप्शन होनी चाहिए कि आप उसमें जूम कर सकें। फिर कलर कंट्रास्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो कलर ब्लाइंड होते हैं। अब एप्पल की वेबसाइट है तो वो आपको डिफरेंट कलर कंट्रास्ट के अंदर जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपनी मर्ज़ी से उस वेबसाइट का कलर कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही उसने एप्पल की वेबसाइट की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप देखते हैं स्क्रीन रीडर आपको मिल जाते हैं। तो इस तरह के फ़ीचर जो हैं वो डिसेबल पर्सन्स के लिए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही था जी। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने 2 मेन टॉपिक्स आज किए। पहला देखा हमने यूज़ेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, और फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा जी कि यूज़ेबिलिटी जो है वो उसके कॉमन इश्यूज़ कौन-कौन से हैं और किस तरह से हम उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है जी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।